हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माइस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग ऑनलाइन टेस्ट 21 दिए थे। टेस्ट 21 का हम लोग फुल डिस्कशन जो है इस वीडियो में करेंगे। ठीक, इसमें हम लोग ऑनलाइन टेस्ट जो है सोमवार को टेस्ट लेते हैं, मंगल डिस्कशन होता है, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र टेस्ट, शनि डिस्कशन, ऐसे सिलसिला चल रहा है जिसमें हम लोग 21 नंबर टेस्ट तक पहुंच गए हैं। ठीक, टेस्ट में होता क्या है तो 50 क्वेश्चन टोटल रहता है। इस 50 क्वेश्चन में मैथ जो है 25 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन रहता है। मैथ से रिलेटेड 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए रहते हैं। टोटल आने की संभावना है, एग्जाम में आए हुए रहते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सब टोटल उससे रहता है। ठीक, एसएससी रेलवे का खास करके ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन 1 घंटा में हम लोग बनाते हैं। 11 बजे हम लोग दिन में 11 बजे जो है ऑनलाइन आते हैं। ग्रुप बना हुआ है जिसमें ग्रुप बना हुआ है जो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से तो 96 93 037 419 पे अपना नंबर जो है अपना जो है नाम और एड्रेस लिख करके और ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इस ग्रुप में 11 बजे हम लोग आते हैं ग्रुप में ऑनलाइन, जिसमें आपको पीडीएफ क्वेश्चन पीडीएफ के थ्रू मिल जाता है और आप उसको बनाते हैं 12 बजे तक। ठीक, और 12 बजे तक बना करके 12 बजे से पहले अपना आंसर जो है आंसर शीट आप अपना मेरे नंबर पे इस पे भेज देते हैं। उसके बाद हम लोग जो है टॉप 10 रिजल्ट भी बनाते हैं। टॉप 10 रिजल्ट का इसमें जिक्र भी हम लोग करेंगे कि टॉप 10 रिजल्ट में कौन कौन अपना जगह बना पाए हैं। इस बार जो 21 नंबर टेस्ट हुआ है उसमें जो है कौन कौन जगह बना पाए हैं। ठीक, तो ऐसा हम लोग का सिलसिला चल रहा है। आप भी टेस्ट ज्वाइन करिए और अगर टेस्ट पेपर मान लीजिए आप न्यू हैं और पीछे के सभी टेस्ट देखना चाहते हैं, 21 टेस्ट को आप देना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि हम दे करके अपना टेस्ट हम भी जांचें कि कितना नंबर मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, तो इन सभी टेस्ट पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको सभी जो है क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सभी वहां पे पड़ा हुआ है। ठीक, और उसको आप टेस्ट पहले दीजिए, उसके बाद से उसका डिस्कशन भी करना चाहते हैं तो डिस्कशन भी कर सकते हैं। डिस्कशन जो है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। टोटल जो है अभी तक जितना भी टेस्ट हुआ है सबका डिस्कशन अवेलेबल है। तो सबसे बढ़िया है डिस्कशन आपको मिल रहा है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। इसके बाद हम लोग पहले टॉप 10 इसमें देखते हैं कि टॉप 10 में कौन कौन जगह बनाए थे, उसके बाद से उससे रिलेटेड हम लोग टेस्ट का जो पेपर था उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं एक बार टॉप 10 रिजल्ट। तो चलिए हम लोग ये देखिए आपका टॉप 10 रिजल्ट रहा। देखिए टॉप 10 रिजल्ट जो है 21 टेस्ट नंबर 21 है, 14/6/2021 को हुआ था। अब इसमें देखिए टॉप 10 रिजल्ट टोटल 50 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहले नंबर पे है पवन कुमार जो सिवान से है, 45.25 पाए। 50 आउट ऑफ 50 में 45.25 लाए हैं। ठीक, उसके बाद से दूसरे नंबर पे है मंतोष कुमार यादव, ये भी सिवान से है, 43.75 पाए हैं। प्रियंका कुमारी साहनी सिवान से है, ये भी 40.75 पाई हैं। पूजा कुमारी साहनी सिवान से है, ये भी 40.75 पाई हैं। दीपुल कुमार जो है सिवान से ही है, ये भी 40 नंबर पाए हैं। कुंदन कुमार सहरसा बिहार से हैं, ये 39.75 पाए हैं। सोनू कुमार सिवान बिहार से हैं, ये 39.25 पाए हैं। रीमा कुमारी सिवान से हैं, 39 नंबर पाई हैं। दीपक कुमार सिवान से हैं, 38.5 और आलोक कुमार झारखंड से हैं, ये 38 नंबर पाए हुए हैं। तो ये टॉप 10 रिजल्ट रहा। आप भी मेहनत करिए और कोशिश करिए कि टॉप 10 में हम भी अपना जगह बनाएं। इसके लिए आप मेहनत करिए। ठीक, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन का। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। देखिए इसमें काकरोच दिया हुआ है, काकरोच का निम्फ दिया है, तो अब कह रहा है कि भेड़ का क्या होगा। देखिए ये इसका शिशु है, काकरोच के बच्चा को हम लोग निम्फ बोलते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ भेड़ के बच्चा को क्या बोला जाता है, मेमना। तो यहाँ मेमना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना मेमना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, जिस प्रकार काकरोच के बच्चा को हम लोग निम्फ बोलते हैं उसी प्रकार भेड़ के शिशु को बच्चे को मेमना बोला जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए उत्तराकृति श्रृंखला को पूरा करें, यानी यहाँ कौन सी मतलब ये फिगर होगा ना, ऑप्शन से यही हमें ढूंढना है। देखिए बहुत आसान है। ये हुआ क्या है ना कि ये ऐसे उलट गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि दर्पण इमेज हो गया है। ये यहाँ चला आया है, ये 1 मिनट, ये देखिए क्या हो रहा है, दर्पण इमेज नहीं हो रहा है,
ये जो है यहाँ चला जा रहा है, एक स्थान जो है क्लॉकवाइज में घूम रहा है, सब क्लॉकवाइज में एक एक स्थान जो है घूम जा रहा है। ये यहाँ चला आया, ये यहाँ चला आया और ये यहाँ चला आया, ये यहाँ खिसक के चला, एक एक स्थान। लेकिन ये चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसका मुंह जो है इधर चला जा रहा है, ये पलट जा रहा है, ये सेम ऐसे ही है। और इसका भी देखिए इधर बाएं साइड में है तो इधर दाएं साइड हो रहा है, नहीं सेम यही होगा प्रोसेस। क्लॉकवाइज में हम एक एक स्थान कर लेंगे, क्लॉकवाइज में एक एक स्थान। अब देखिए ये भी क्या हो रहा है ना, उठ के यहाँ चला जा रहा है। अब जो यहाँ वाला है, यहाँ वाला है वो यहाँ चला जा रहा है, ये एक एक स्थान खिसक रहा है। तो अब ये यहाँ चला आएगा, लेकिन ये इसका स्थान मुंह जो इधर है अब किस में चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये सब एक एक स्थान, ये यहाँ चला आएगा और त्रिभुज यहाँ चला आएगा, लेकिन इसका जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बाएं है तो दाएं चला जाएगा। तो देख लीजिए ऐसा फिगर किस में है, ऑप्शन से मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा फिगर है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा है। क्लॉकवाइज मतलब एक एक स्थान आगे खिसक रहा है, लेकिन मुंह जो है चेंज हो जा रहा है, बाएं है तो दाएं हो जा रहा है, ये भी इसका बाएं है तो दाएं हो जा रहा है। तो ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। ये इसको आपस में बदल करके हमें देखना होगा कि कौन सी संख्या बदलने पे जो है सही आंसर आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले 16 ऑप्शन से ऐसे बनाते हैं, 16 और 15 को चेंज करके देख लीजिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसको भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। उसके बाद से 14 15 16 17 3 आ जा रहा है ना, तो 7 5 35 4 39 7 6 42 हो जा रहा है, यानी कि 256 हो रहा है। तो अब यहाँ 15 आ जाएगा, यानी कि 15 से इसमें गुणा करके और 9 जोड़ेंगे और फिर -16 घटाएंगे, तो देख लीजिए आ जा रहा है क्या, 778। तो देखिए 15 से गुणा करेंगे तो 15 6 90 बहुत आ जाएगा, 15 दूना 30 यानी 3000 के लगभग आसपास आ जाएगा। यानी कि पहला जो है हम लोग का क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। फिर यहाँ 16 और 9 को चेंज करेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। तो देख लीजिए ये तो सेम रहेगा, यहाँ 9 से गुणा कर देना है और यहाँ पे 16 चला जाएगा, -15 तो ये रहेगा ही रहेगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ कर लेते हैं, तो 9 दूना 18, ये भी 1800 के आसपास चला जा रहा है, ये भी नहीं होगा, अर्थात ये भी नहीं होगा। फिर ये 15 और 9 को चेंज करेंगे तो फिर 16 से गुणा होगा, बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा 15 और 9 को चेंज करने पे, यानी कि सी भी ऑप्शन नहीं होगा। सी भी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि इसमें 16 में 1792 से गुणा करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब 16 और 7 को चेंज करके आप देखिए, यानी 16 और 7 को चेंज करने का मतलब कि यहाँ यही आंसर ही हो जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। तो देखिए अब भाग दे दीजिए, पहले भाग दीजिएगा तो 16 कम 16 16 कम 16 और 16 दूना 32 हो जा रहा है, 112। तो 112 में 7 से गुणा करने के बाद देखिए आसपास आ रहा है, 7 दूना 14, 7 एकम 7 1 8 हो जाएगा, 7 एकम 7 1 8 और फिर 7 एकम 7 784 में यहाँ देखिए 9 15 9 यानी कि -6 और 6 घटा देना है, तो 14 में से 6 गया 8 यानी कि 778 आ जा रहा है, अर्थात सही आ रहा है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप कितना जल्दी कैलकुलेशन करते हैं ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने पहला दूसरा तीसरा सी तक रख के चेक किया, नहीं आ रहा है, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि साहिबा, त्रिशला, लक्ष्य, वंशिका और मनीष एक बेंच पर बैठे हैं। देखिए एक बेंच पे बैठे हैं ये लोग, बेंच पे 5 वो स्थान है, 1 2 3 4 5 स्थान है, ठीक। तो अब देखिए कैसे कैसे बैठे हैं ये दिया हुआ है। बोल रहा है कि मनीष त्रिशला और लक्ष्य के बिल्कुल बीच में बैठा है, ठीक, बीच में बैठा है। लक्ष्य वंशिका के बाईं ओर बैठा है। देखिए लक्ष्य वंशिका के बाईं ओर बैठा है, जो छोर पे नहीं है। इसका मतलब ये हो गया ना कि वंशिका छोर पे नहीं है, जो का मतलब नजदीक वाला होता है। तो लक्ष्य वंशिका के बाईं ओर बैठा है, जो छोर पर नहीं है। तो देखिए अब वंशिका को हम यहाँ अगर बैठाते हैं, वंशिका को यहाँ बैठाएंगे तो लक्ष्य जो है यहाँ बैठेगा, लक्ष्य जो है यहाँ बैठ जाएगी, एल दे देते हैं। देखिए B4 वंशिका, L4 लक्ष्य दे देते हैं। तो वंशिका के बाईं ओर लक्ष्य बैठी है और लक्ष्य और त्रिशला, साहिबा जो है कह रहा है कि त्रिशला और लक्ष्य है, मनीष जो है त्रिशला और लक्ष्य के बिल्कुल बीच में है। तो देखिए त्रिशला मतलब त्रिशला और लक्ष्य के बीच में बिल्कुल मनीष बैठा हुआ है। ये चारों लोग लगातार रहेंगे तभी जाकर सेट होगा। यहाँ हमें बोला था कि मनीष जो है लक्ष्य और त्रिशला के बीच में बैठा हुआ है और लक्ष्य जो है वंशिका के बाएं बैठे हुए हैं और जो छोर पे नहीं है, तो वंशिका यहीं बैठेगी, छोर पे नहीं है, इसके बाएं लक्ष्य है और लक्ष्य और त्रिशला के बीच मनीष बैठा हुआ है। यहाँ तक टोटल कंफर्म हो गया। अब एक बचा हुआ है सीट, तो एक कौन है, साहिबा है, तो साहिबा को यहाँ बैठा दीजिए, बस खत्म हो गया। अब बहुत आसान सा है, ठीक। तो चलिए देखिए क्या पूछ क्या रहा है आपसे क्वेश्चन।
कह रहा है कि साहिबा के बाईं ओर कौन बैठा है। देखिए साहिबा के बाईं ओर कौन बैठा है, तो देखिए वंशिका बैठी है। तो साहिबा के बाईं ओर वंशिका ऑप्शन नंबर ए में है, वंशिका, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा था, ठीक, हम लोग आराम से ग्राफ बनाकर निकाल लिए। साहिबा के बाईं ओर कौन बैठा है, वंशिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 कलाकार आकाश, विशाल, निशा, दिशा, ईशा और फिरोज सोमवार से शुक्रवार होकर शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह, देखिए सोमवार से लेकर ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, उसके बाद से फ्राइडे है और सैटरडे है, ठीक, सैटरडे है। अब इसमें क्या कह रहा है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक होने वाले सप्ताह के 6 दिनों में एक एक दिन कला प्रदर्शन करेंगे, ठीक। निशा मंगलवार को प्रदर्शन करेगी। देखिए अब निशा मंगलवार को प्रदर्शन करेगी, तो यहाँ ट्यूसडे के नीचे हम लिख लेते हैं कौन है, तो निशा है, ठीक, निशा मंगलवार इसका फिक्स है। उसके बाद आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है कि आकाश, फिरोज और विशाल उसी क्रम में एक के बाद एक कला का प्रदर्शन करेंगे। दिशा सोमवार या बुधवार को प्रदर्शन नहीं करेगी। अब दिशा देखिए, दिशा जो है, दिशा न तो सोमवार को प्रदर्शित करेगी और न ही बुधवार को प्रदर्शित करेगी। बुधवार को भी दिशा प्रदर्शित नहीं करेगी और सोमवार को भी नहीं करेगी। इसका मतलब दिशा इधर कहीं होगी, और दिशा इधर होगी तो दिशा का एक ही स्थान बचता है, सैटरडे को करेगी। क्यों दिशा के लिए हम सैटरडे बचाएं, क्योंकि देखिए ऊपर जो दिया हुआ है ना कि आकाश, फिरोज और विशाल उसी क्रम में करेंगे, यानी कि 3 स्थान इनके लिए हमें बचा कर रखना होगा। यहाँ आकाश हो जाएगा, आकाश, फिरोज और विशाल हो जाएगा, ठीक, विशाल, ये 3 लोग यहाँ पे डायरेक्ट बैठेंगे। ये बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बचा हुआ है, देखिए कौन सा, उसी क्रम में रहेंगे। दिशा सोमवार या बुधवार को नहीं रहेगी। अब क्या नाम बचा हुआ है, तो 6 आकाश, विशाल, निशा, दिशा, ईशा, यानी कि ईशा जो है यहाँ रह जाएगी, ईशा जो है यहाँ रह जाएगी। बहुत सिंपल सा हो गया। देखिए ये बहुत आसान सा है, फिर से एक बार समझ लीजिए। निशा का बोला था कि ये मंगलवार को, तो मंगलवार हम रख लिए इसको, इसका कंफर्म हो गया। उसके बाद बोला है कि आकाश, फिरोज और विशाल उसी क्रम में रहेंगे, नहीं ये लगातार रहेंगे, ऐसे ही लगातार रहेंगे। और बोला है दिशा के बारे में कि दिशा बुधवार और सोमवार में नहीं आएगी, तो दिशा का एक ही स्थान बच रहा है, सैटरडे। इधर अगर कहीं रहेगी तब इन तीनों का क्रम, अगर मान लीजिए दिशा को यहाँ बैठाते हैं तो 3 खाली है ही नहीं, तीनों लगातार क्रम में होना चाहिए, तो दिशा का यही स्थान बचता है। तब आकाश, फिरोज, विशाल यहाँ हो जाएंगे और ईशा जो है यहाँ बची तो यहाँ हो जाएगी। देखिए बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। आकाश के बाद कितने कलाकार कला का प्रदर्शन करते हैं। देखिए ये आकाश हो गया, तो आकाश के बाद 1 2 3 कलाकार कला का प्रदर्शन करते हैं, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सिंपल इसमें दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कागज को नीचे दी गई आकृति के दिशा अनुसार मोड़ा गया है। देखिए कैसे कैसे मोड़ा गया है। सबसे पहले इधर मोड़ा है, फिर ऐसे मोड़ा है, फिर ऐसे मोड़ा है, यानी कि ये इसको ऐसे मोड़ दिया है और ये कॉर्नर बना लिया है। और उसके बाद से जैसे जैसे मोड़ा है ना वैसे वैसे ओपन करेगा, यहाँ कट कर दिया है। देखिए सबसे पहले ऐसे खोलेंगे तो ये एक ऐसा आकृति बन जाएगा, ठीक, ऐसा आकृति बनेगा। और ये एक त्रिभुज जो है यहाँ भी आ जाएगा, ठीक, यहाँ भी एक त्रिभुज आ जाएगा। अब इसके बाद से फिर हम नीचे ओपन करेंगे, तो नीचे ओपन करेंगे तो देखिए यही आकृति ऐसे त्रिभुज यहाँ हो जाएगा और एक त्रिभुज जो है यहाँ बन जाएगा। और ये वाला जो आकृति है ना चतुर्भुज वाला, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। अब सेम चीज़ यहाँ ऐसे खोलिएगा तो देखिए एक त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, एक त्रिभुज इधर से बन जाएगा, एक त्रिभुज नीचे से बन जाएगा, एक त्रिभुज ऐसे हो जाएगा। और ये वाला आकृति फिर इसमें ये ऐसा हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा और इसमें भी ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये ऐसा आकृति किस में दिया हुआ है, ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये 4 गो अंदर चतुर्भुज होना चाहिए और त्रिभुज 2-2 सब में होना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। सी नंबर नहीं होगा। सी नंबर में देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज दिया है ना वो बिल्कुल सटा सटा हुआ दिया हुआ है, ये नहीं होगा, अलग अलग होना चाहिए। तो ए वाला जो है हम लोग का आंसर जो है सही आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बड़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CIN बोला हुआ है कि यहाँ जो इससे रिलेशन है उसी प्रकार यहाँ जो रिलेशन होगा ना तो क्या आएगा, वही हमें पूछा हुआ है। देखिए C का 3 होता है और इसका G का 7 होता है, अर्थात इसमें 4 जोड़ लिया है, पहला वाला में 4 जोड़ लिया है।
आई का 9 होता है, एम का 13 होता है, 9 + 4 13 जोड़ लिया, 14 + 4 18 जोड़ लिया, यानी कि 4 4 सब में जोड़ा हुआ है। तो एल का 12 + 4 16, 16 का मतलब पी हो जाएगा। यू का होता है 21, 21 4 25, 25 का मतलब वाई हो जाएगा। वी का होता है आपका 22, तो 22 और 4 26 हो जाएगा, 26 का मतलब जेड हो जाएगा, यानी कि पी वाई जेड जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो पी वाई जेड ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। 4 इसमें भी जोड़ा था, इसमें भी 4 जोड़ लिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। देखिए ये पांचों लोग उत्तर 1 2 3 4 5 ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। अब देखिए कैसे खड़े हैं ये पढ़िए, आप आगे बोला हुआ है। अंतिम छोर पर खड़े 2 व्यक्तियों में से एक चित्रकार है और दूसरा एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है। एक चित्रकार है और एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है। अब आगे पढ़िए कौन किधर रह गए, आगे क्लियर होगा। एक वकील छात्र की दाईं ओर खड़ा है, छात्र की ओर दाईं ओर खड़ा है। एक डांसर बास्केटबॉल खिलाड़ी के बाईं ओर। अब देखिए बास्केटबॉल छोर पे बैठा हुआ है और उसके बाएं बैठा है, इसका मतलब बास्केटबॉल खिलाड़ी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि बास्केटबॉल खिलाड़ी के बाएं बैठा हुआ है कौन, तो एक डांसर बैठा हुआ है। यहाँ कौन बैठा है, तो डांसर बैठा हुआ है। डांसर जो है बास्केटबॉल खिलाड़ी के बाएं बैठा हुआ है। अब ऊपर चलिए कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों में एक चित्रकार है, ये जो यहाँ जो बैठेगा वो कौन सा हो जाएगा, चित्रकार हो जाएगा, और ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हो जाएगा। दोनों जो है अंतिम छोर पर बैठे थे। अब किधर है ये पता कब हमें चला, जब ये बोला कि डांसर बास्केटबॉल खिलाड़ी के बाएं बैठा है, तब हमें पता चला कि डांसर जो है बास्केटबॉल खिलाड़ी दाएं छोर पर होगा और चित्रकार जो होगा बाएं छोर पर होगा। अब देखिए आप बीच में क्या दिया हुआ था, पढ़िए आगे। दूसरे के बास्केटबॉल खिलाड़ी है। एक वकील छात्र की दाईं ओर बैठा। अब देखिए सिंपल सा हो गया कि वकील छात्र के दाईं ओर बैठा है, इसका मतलब यहाँ छात्र हो जाएगा और यहाँ जो है वकील हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई, क्योंकि छात्र के दाईं ओर बैठा हुआ है। देखिए अब बैठ गया, बहुत सिंपल है ये। बस आपको ये जानना था ना कि बास्केटबॉल खिलाड़ी दाएं छोर पर है कि चित्रकारी दाएं छोर पर है, ये हमें पता कर लेना था। तो बास्केटबॉल खिलाड़ी के बाएं जब डांसर बैठा था तो हमें पता चल गया कि ये दाहिने छोर पे रहेगा, ये बाएं छोर पे रहेगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, बोला हुआ है कि बाईं ओर से वकील का स्थान क्या है। देखिए बाएं मतलब आपका जिधर बाएं हाथ रहे, तो ये बाएं हाथ से देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पे जो है वकील बैठा हुआ है। बाएं छोर से तीसरा है, तो तीसरा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर, तो बोला है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोचना होगा। देखिए ये 11 और 11 ये दोनों फर्स्ट और लास्ट का हम क्या कर लेते हैं ना, गुणा कर लेते हैं। तो 11 11 121 और 121 का वर्गमूल निकालने पर ना बीच वाला आ जा रहा है। यहाँ भी वही बात हो रहा है। देखिए 9 को 4 से गुणा करें, 9 चौके 36, 36 का वर्गमूल कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या रखे कि दोनों को गुणा करके वर्गमूल निकाले तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब 81 होना चाहिए, 9 का वर्ग 81, तो इसका मतलब 3 यहाँ पे होगा, तभी ना 27 दिया, 81, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 3 होगा, ऑप्शन से मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी में 3 दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 8 27 64 125, तो यहाँ क्या होगा। सिंपल सा है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो अगला 6 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 216 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्यूब आपको याद रखना होगा, बहुत जगह यूज होता है, ठीक। तो 216 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 11 नंबर का है, किसी कुट भाषा में पैरोट को RYTPOQR लिखा जा रहा है, तो उसी कुट भाषा में BEHOLD को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये P का कितना होता है, P का आपका तो 16 होता है, तो 16 + 2 यानी कि 18 कर लिया, ठीक, 2 जोड़ा हुआ है। उसके बाद A में से A का Y लिख दिया, यानी A का अगर बात करें तो 26 के बाद एक 27 होता है, 27 में से 2 गया तो 25 हो जा रहा है, यानी कि इसमें 2 घटाया है। देखिए क्या किया हुआ है, अब कुछ कुछ आपको पकड़ में आ रहा होगा। इसमें 2 जोड़ा है, इसमें 2 घटाया है, R18 2 20 यानी 2 जोड़ा हुआ है। फिर R18 में से 2 घटाया यानी कि 16 हो गया। 15 में 2 जोड़ा 17 हो गया, और यहाँ T20 में 2 घटाया तो कितना हो गया, 18 हो गया। यानी 2 जोड़ा है, 2 घटाया है, 2 जोड़ा है, 2 घटाया है, 2 जोड़ा है, 2 घटाया है। तो आप ऐसा कर लीजिए, B मैंने 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 का मतलब D हो जाएगा। E का 5 होता है, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 का मतलब C हो जाएगा। H का 8 में 2 जोड़िएगा 10, 10 का मतलब J हो जाएगा। O का 15 में से 2 घटाइएगा यानी कि M हो जाएगा। L का आपका होता है
12 12 में 2 जोड़ेंगे 14 14 का मतलब n हो जाएगा। और d का होता है 4 4 में से 2 घटा दिए यानी 2 हो जाएगा यानी कि b हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा डी सी जे एम एन बी। देख लीजिए किस ऑप्शन में, डी सी जे एम एन बी ऑप्शन नंबर ए में है, तो 11 का ए जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर का है ना कि 7 25 79 तो 241, तो आगे क्या होगा। देखिए ये अच्छा एक बात बताइए कि ये 7 25 इसमें वर्ग वाला घन वाला कोई कंसेप्ट है नहीं, जोड़ घटाव का कंसेप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कुछ जरूर गुणा किया होगा। जैसे 7 में जब 7 तरीके 21, 7 में 3 से गुणा कर रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं तो 25 आ जा रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए तो 25 त्याई 75, 3 से गुणा करके 4 जोड़ रहे हैं तो 69 आ रहा है, यानी यही यह पता चल गया कि सीरीज लगाया 3 से गुणा करके 4 जोड़ा है। यहाँ पर भी देखिए तो 3 से गुणा करके 4 जोड़ने पे आ रहा है ना, 29 27 4 31 हो गया, ठीक है 31 का 3 हो जाएगा हासिल। और उसके बाद से 7 तरीके 21 3 24, यानी वही काम कर रहा है। इसमें हम 3 से गुणा करके 4 जोड़ लेंगे, तो 3 से गुणा कर लीजिए कितना आ रहा है, 3 एकम 3 4 3 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7, 723 प्लस 4 कर लीजिए तो 727 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए 727 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा 3 से गुणा करके 4 जोड़ते गए हैं। आगे चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिकोण शिक्षक को, यानी जो ये त्रिभुज है ना शिक्षक को प्रदर्शित करता है, वर्ग पिता को प्रदर्शित करता है, ये वर्ग जो है पिता को प्रदर्शित करता है। उसके बाद बोला है कि वृत्त कवियों को प्रदर्शित करता है, वृत्त कवियों को, और आयत जो है अमेरिकन को प्रदर्शित करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो अक्षरों का कौन सा समूह पिता जो कवि नहीं है का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए कवि नहीं होना चाहिए, पिता होना चाहिए। इसका मतलब कभी नहीं होगा, इसका मतलब कि सर्कल में नहीं आना चाहिए, और पिता होना चाहिए यानी कि वर्ग में आना चाहिए। तो वर्ग में देखिए कि आए और सर्कल में नहीं आए तो कौन कौन सा है, तो ई है, एफ है, उसके बाद से जे है, उसके बाद से जी है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ई एफ जे जी। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ई एफ जी जे यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, पिता होना चाहिए इसका मतलब वर्ग में आएगा, और कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं इसका मतलब वृत्त से हटा दीजिए, तो वृत्त से हटने वाला ई है, एफ है, जे है, जी है, तो ई एफ जे जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले सबसे। देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये 52 है 65 है। देखिए ये 13 गुणे 4 13 चौके 52, और फिर 13 गुणे 5 13 25 65। यहाँ देख रहे हैं कि 19 गुणे 4 19 चौके 76, तो ये 19 गुणे 5 हो जाएगा, 19 25 95 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो 95 ऑप्शन नंबर सी में यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा है, एक आभास संख्या 13 चौके 52 13 25 65, 19 चौके 76 तो 19 25 95 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या करे कि GNMTSG यानी श्रृंखला पूरा करना है। देखिए जी का 7 होता है, 7 प्लस 6 13 हो जा रहा है, 13 प्लस 6 19 हो जाए, तो 19 प्लस 6 9 6 15 25, 25 का मतलब y हो जाएगा। 25 का मतलब क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। y वाला एक ऑप्शन ही है, इसके बाद से f हो जाएगा। इसमें भी 6 6 जोड़ा है। इन देखिए 14 6 20 6 26 और 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 26 अब 26 के बाद जोड़ेंगे तो a b 3 यानी कि f हो जाएगा, तो y f हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि देखिए क्या कर रहे हैं, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होता है। ऐसा ऑप्शन से पहला ऑप्शन है माइनस और भाग, तो बदल कर देखिए यहाँ भाग कर लेते हैं और यहाँ माइनस कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाग देना होगा, 3 9 27 9 2 18 हो जाएगा, माइनस 13 में से 9 गया, कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा, तो 18 में से 4 जा रहा है 14 आ जा रहा है, अर्थात यही वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ए वाला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, माइनस और भाग को आपस में बदल रहे हैं तो सही आंसर आ रहा है, अर्थात यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर कह रहा है कि DBFEI को 3 3 5 6 8 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए समझिएगा थोड़ा ध्यान से, D का 4 होता है तो 1 कम 3 लिखा हुआ है, B का 2 होता है तो 2 में 1 जोड़ दिया। देखिए इसके नंबर में 1 घटाया है, इसके नंबर में 1 जोड़ दिया है। F का 6 होता है तो 6 में से 1 घटा लिया जाता है। E का 5 होता है तो 1 जोड़ दिया है। 9 होता है तो 1 घटा लिया है, यानी वास्तविक नंबर में 1 घटाया है, जोड़ा है, घटाया है, जोड़ा है, घटाया है, जोड़ा है, तो ऐसा ही कर लिया। पहले घटाव से शुरू किया है।
इसका 5 होता है, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 का मतलब डी हो जाएगा। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 का मतलब जी हो जाएगा। 9 में से 1 घटाएंगे 8 यानी एच हो जाएगा। बी में 1 जोड़िएगा तो सी हो जाएगा, फिर बी में से 1 घटाएंगे ए हो जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा डी जी एच सी ए। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया है डी, यानी नंबर इसका लिखा है ना, नंबर लिखा है ना, सॉरी इसका नंबर लिखा हुआ है। देखिए ई का 5 होता है तो 4 हो जाएगा, इसका 6 होता है तो 7 हो जाएगा, 9 में से 1 घटाइए 8, बी का तो 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, यानी कि 47,831 हो जाएगा। 47,831 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नंबर लिखना था, हमें नंबर लिखना था, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फिगर हमें कंप्लीट करना है, नीचे दिए गए आकृति को हमें पूरा करना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा डायगोनल चेंज हो रहा है, तो डायगोनल चेंज हो रहा है तो जैसे देखिए इसमें बी वाला फिगर को जब सेट करेंगे ना तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा। बहुत अच्छा से आप चेक कर लीजिएगा, जब बी को सेट करिएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिन रात तो सवेरा का क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, दिन का उल्टा रात, विपरीत शब्द दिया हुआ है तो सवेरे का उल्टा क्या हो जाएगा, संध्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए ये वाली आकृति जो है ना, इसमें कहाँ सन्निहित है यही बोला हुआ है। तो देखिए ये वाली आकृति इसमें कहीं नहीं है, यहाँ से जा रहे हैं तो ऐसा कहीं नहीं बन रहा है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, ऐसा कोई डायगोनल बन ही नहीं रहा है। अच्छा एक बात आप सी को और डी को ध्यान से देखिए, दोनों में मिल जा रहा है। ठीक, इसलिए ये थोड़ा गलत है, दोनों में नहीं मिलना चाहिए, कोई एक ऑप्शन आना चाहिए। अगर सी और डी में से दोनों आपके होंगे तो दोनों आपका सही होगा। देखिए कहाँ से, जैसे मान लीजिए सी में हम यहाँ से चलते हैं, ये आकृति हमें ढूंढना है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करिए, फिर यहाँ जाइए, फिर यहाँ जाइए, फिर यहाँ जाइए, फिर यहाँ आइए, फिर यहाँ आइए। देखिए ये वाला सेम आकृति है कि नहीं, सेम आकृति जो है सी में भी मिल रहा है। ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, यहीं तक आना है। ठीक, तो ये घुमाना, हम कहाँ घुमाए हैं, कहीं भी घुमाए नहीं है और सी वाली आकृति मिल जा रही है, सेम आकृति वैसे ही है। और डी में भी आते हैं तो देखिए ये डी में भी है, यहाँ से जब चलिएगा तो देखिए यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ आइए, फिर यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ, ये दोनों आकृति में मिल रहा है, सी में भी मिल रहा है और डी में भी मिल रहा है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका सी और डी में से कोई भी ऑप्शन आप किए होंगे, दोनों आपका सही है। ये जो आकृति है हमारा सी में भी यहाँ पे मिल रहा है, देख लीजिए यहाँ पे सी में भी मिल रहा है और डी में भी, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये डी में भी मिल जा रहा है। तो दोनों हो जाएगा, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। ठीक, दोनों आप किए होंगे, दोनों में से कोई एक, तो आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी बोला हुआ के नीचे दिए गए कथन और उस पर निष्कर्ष दिए गए हैं, सिलॉक्स है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। सभी जलाशय तितलियां है, देखिए जितने भी जलाशय है ना, ये जलाशय हो गया। ठीक, और सभी जलाशय क्या है, तितलियां है। तो तितलियां इससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तितलियां हो गया। सभी जलाशय तितलियां है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ वायु जो है तितलियां है, कुछ वायु यानी कि वायु का कुछ हिस्सा तितलियां है। ये कुछ वायु जो है क्या है, तितलियां है। कुछ वायु, वायुयान, कुछ वायुयान तितलियां है। देखिए कैसे डायग्राम बन गया, कुछ इसमें है नहीं। सभी जलाशय तितलियां है और कुछ वायुयान जो है तितलियां है, वायुयान का कुछ हिस्सा तितलियां है। अब निष्कर्ष देखिए, हमें दो निष्कर्ष दिया गया है, 1 और 2। देखिए दो एलिमेंट, जलाशय और वायुयान में कोई रिलेशन नहीं है, तो नो रिलेशन नो कमेंट। ना तो निगेटिव कमेंट्स कर सकते हैं, ना ही पॉजिटिव कमेंट्स कर सकते हैं, तो इन दोनों हमें कोई कमेंट्स नहीं करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष बोला है कि सभी जलयान वायुयान है, सभी जलयान वायुयान है, गलत हो जाएगा। जलयान वायुयान में कोई रिलेशन है ही नहीं। दूसरा करिए, कुछ तितलियां जलयान है। कुछ तितलियां जब आउटर से इनर सर्कल में आते हैं तो सम का प्रयोग होता है, अर्थात ये सही है आपका। तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन से मिला लीजिए। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 नंबर की। दिए गए कुट भाषा में FLAG फ्लैग को KQFL लिख रहा है, तो TRUCK को बोला है, कैसे लिखा जाएगा। देखिए जो रिलेशन इसमें है ना, वही रिलेशन यहाँ से हमें ढूंढ लेना है। देखिए इसका 6 होता है, 6 5 11, 5 जोड़ दिया, 12 5 17 हो जा रहा है।
1 और 5 6 हो जा रहा है, 7 5 12 हो जाएगा। देखिए सब में क्या जोड़ रहा है ना, 5 5 जोड़ते गया है, तो आप भी जोड़ दीजिए, इसमें सबसे 5 जोड़ देंगे, 20 5 25, 25 का मतलब y हो जाएगा। उसके बाद R 18 5 23, 23 का मतलब w हो जाएगा। u का आपका क्या होता है tu, 21 और 5 26, 26 का मतलब z हो जाएगा। और C का मतलब 3, तो 5 3 8 मतलब H हो जाएगा। K का 11 और 5 16, 16 का मतलब आपका P हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, YWZHP, YWZHP ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, यहाँ 5 जोड़ा था तो हम भी 5 सब में जोड़ लिए, तो ऑप्शन नंबर डी आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 23 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 23 में बोला है हमें कि यदि 9 8 5 6 3 को 3 2 8 9 6 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में 7 2 1 0 4 को क्या लिखा जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखिए 9 में से 6 घटा दिया है, 8 में से 6 घटा दिया है, 5 में 3 जोड़ दिया है, 6 में 3 जोड़ दिया है, 3 में 3 जोड़ दिया है, यानी 2 गो में 6 6 घटा रहा है और बाकी 3 गो में 3 3 3 3 जोड़ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं ना काम, यहाँ से जब 6 घटाएंगे तो 6 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। इस 2 में से 6 नहीं घटा पाएंगे तो क्या होगा, देखिए कभी भी, अब जैसे हम लोग हार्सिल लेते हैं तो इसमें हार्सिल नहीं लेना है। जैसे हमारे पास टोटल 9 अंक होता है, 1 2 3 0 को छोड़ करके 1 2 3 4 5 9 अंक होता है ना, तब यहाँ पे हार्सिल 9 नहीं लेकर 9 प्लस 2, 9 अंक होता है तो 9 प्लस 2 11 कर लेंगे, क्योंकि हार्सिल तो लेना नहीं है, इसमें कहीं भी हार्सिल नहीं लिया हुआ है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गो अंक है, तो 9 में से आप क्या करिए, 9 के बाद 10 आ जाएगा, 2 अंक आ जाएगा, तो 9 प्लस 2 11, 11 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हार्सिल लेना नहीं है तो यहाँ कितना बचा है, 1, तो 1 में हम लोग 3 जोड़ेंगे, 3 3 1 4 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 3 जोड़ दीजिए, तो 0 में 3 जोड़िएगा 3, 4 में 3 जोड़िएगा 7 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 5 4 3 7। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे हार्सिल नहीं लेना था, किसी भी कहीं से भी हार्सिल नहीं लेना था, और 3 को लास्ट 3 वाला से भी आप पकड़ सकते हैं। इस सब में 3 3 3 3 जोड़ना है, तो 4 3 7 एक ही ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, उसी से हम लोग का पकड़ में आ जाएगा। और यहाँ क्या किया हुआ है ना कि 9 गो अंक है, तो 9 प्लस 2 11 किया हुआ है, 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यही एबीसी लॉग से है, कथन दिया उसके निष्कर्ष दिया। तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए कि सभी मोर हंस हैं। देखिए जितने भी मोर है ना, सभी मोर क्या है, हंस है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि सभी तोते हंस है, सभी मोर हंस है और सभी तोते हंस है। इसका मतलब कि इस हंस में ही तोते भी आएंगे, ये तोते भी आ जाएंगे, ठीक। सभी मोर हंस है, सभी तोते हंस है। मोर और तोता में कोई रिलेशन, कोई कमेंट्स नहीं किया हुआ है, तो नो रिलेशन नो कमेंट्स। कोई रिलेशन दिया नहीं है तो हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, ठीक। तो अब देखिए निष्कर्ष जो है आपका 3 गो निष्कर्ष दिया हुआ है, तो निष्कर्ष पढ़िए क्या कर रहे हैं, तीनों निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ना है। कुछ तोते मोर है, तोता और मोर में कोई रिलेशन नहीं था तो कोई कमेंट नहीं होगा, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ हंस मोर है, कुछ हंस मोर है, आउटर से इनर में आते हैं तो कुछ का प्रयोग होता है, सही है। ये बड़ा वाला सर्कल हंस है और मोर छोटा वाला है, तो जब आउटर से इनर में आते हैं, बड़ा वाला से छोटा में आएंगे तो कुछ का प्रयोग होता है, ये सही है आपका। तीसरा पढ़िए, कुछ हंस तोते हैं, कुछ हंस तोते हैं, ये भी आउटर से इनर में आएंगे, कुछ का प्रयोग होगा, ये भी सही है। यानी कि 2 और 3 अनुसरण करता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि केवल 2 निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का कि यदि एक्स वाई दर्पण है, ये जो एक्स वाई दर्पण है, तो बोला हुआ है कि तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति जो है इसका दर्पण इमेज होगा। देखिए आपको बताए थे कि जब भी मिरर जो है लंबवत होता है तो राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है, अप डाउन नहीं चेंज होता है, राइट लेफ्ट चेंज होता है। तो इसमें आप राइट और लेफ्ट को चेंज कर दीजिए। देखिए ये जो दायां साइड में है ये बाएं साइड में आ जाएगा, ये दायां वाला बायां उलट जाएगा, ऐसे उलट जाएगा। यानी कि ये जो दाएं साइड में है अब की बार बायां, यानी कि ऐसा फिगर बनेगा। देख लीजिए ये ऐसा फिगर बनेगा, थोड़ा सा और ये आधा से अधिक रहेगा। और ये जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग जो इधर से गया अब इधर से जाएगा, और ये वाला फिगर यहाँ चला आएगा। अब इसमें देखिएगा कि ये दायां साइड में रंगा हुआ है तो नीचे बायां साइड में रंगा हुआ जाएगा, ये 4 भाग में तो बटेगा, और यहाँ जो है कलर्ड पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो देख लीजिए ऐसा फिगर किसमें है, ऑप्शन से आप मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी जो है
मिरर दर्पण जो होता है लंबवत रहता है तो राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो रीजनिंग के हम लोग सभी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन को बहुत आसानी से किए, बहुत आसान था। तो रीजनिंग इसमें कम से कम 23-24 आपका नंबर आ जाना चाहिए, 20 प्लस ही रहना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम लोग अब मैथ के सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। ठीक, तो आइए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि 82 के पावर 102 और 183 के पावर 103 के इकाई अंश आप निकालना है, यूपीडी निकालना है, यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है। देखिए यूनिट प्लेस डिजिट निकालने के लिए एक आसान तरीका है, यदि इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो बेस का अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहे तो पावर कुछ भी रहेगा, पावर कुछ भी दिया रहेगा, यही आंसर हो जाता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहे तो पावर कुछ भी रहेगा, इकाई अंक यही हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जब अंक रहता है, इसके अलावा कौन कौन सा अंक हो सकता है? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, 8, 9। तो जब ये सब अगर बेस का इकाई अंक आए तब पावर को हम लोग 4 से भाग देते हैं, पावर को 4 से भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा वही इसके इकाई अंक का पावर हो जाएगा। किसी भी संख्या को 4 से भाग देने पर 0, 1, 2, 3 शेष बच सकता है, 1, 2, 3 शेष बचेगा और 0 शेष कब बचेगा? जब पूरा पूरी कट जाएगा। तो जब 0 शेष बचे तो पावर में 4 लेते हैं, नहीं तो बाकी सब के लिए 1 शेष बचेगा, 1 लेंगे, 2 शेष बचेगा, 2, 3 शेष बचेगा, 3 लेंगे। तब यहाँ पे देखिए यहाँ 2 वाला है, यानी ये वाला रूल लगेगा, यहाँ 3 है, ये वाला रूल। इसमें से तो कोई अंक यूपीडी में है नहीं, इकाई अंक में अगर 0, 1, 5 6 रहता तो पावर को ध्यान ही नहीं देना है, वही हो जाता। लेकिन यहाँ 2 दिया है तो इस पावर को 4 से भाग देंगे, 102 को 4 से भाग देंगे, 2 शेष बचेगा, तो यानी इस 2 के पावर 2 हो जाएगा प्लस। और देखिए 103 को 4 से भाग देंगे, 3 शेष बचेगा, यानी यहाँ यूनिट प्लेस 3 है तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए ये 2 दूनी के 4 प्लस 3 3 9 29 27, 27 में इकाई अंक केवल 7 है तो 7 ही लेना है। 7 प्लस 4 11 हो जा रहा है, तो 11 की यानी इकाई अंक 1 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे, बहुत आसान था। 2 बातें आप ध्यान रखिएगा कि अगर इस बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहे तो यही हो जाएगा, पावर चाहे कुछ भी हो। अगर बेस का इकाई अंक इसके अलावा अंक रहे तब क्या करेंगे? पावर में 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1, 2, 3 आएगा या फिर 0 आएगा। तो 1 आएगा तो 1 दे देंगे, इकाई अंक के पावर में 1 दे देंगे, 2 आएगा 2, 3 आएगा 3 और 0 आएगा तो 4 देंगे। जैसे यहाँ इसको जब 4 से भाग दिए तो शेषफल 2 आएगा, तो इस 2 के पावर 2 हो जाएगा। 103 को 4 से भाग दिए, शेषफल 3 आएगा तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। यानी यूपीडी हम लोग का 11 आ रहा है, 11 का मतलब केवल इकाई अंक ही लेके चलना है, तो 11 का मतलब एक इकाई अंक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखिए इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक तो बोलेगा √5 अंडर रूट, ये कहाँ तक रहेगा? इनफाइनाइट तक रहेगा। तो जब इनफाइनाइट तक रहता है तो आंसर 5 ही हो जाता है, उसमें कोई ध्यान ही नहीं देना है, जो अंक रहता है ना वही आंसर हो जाता है। और जब इसकी संख्या लिमिट कर दे, सीमित कर दे, जैसे 5 5, ये जो क्वेश्चन में पूछा है कि 4 गो 5 है, बस यहीं तक दिया, ये इनफाइनाइट तक नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे ये 5 है ना तो यहाँ 5 लिख दिया आप, ठीक, 5 है तो 5 लिख दिए। अब एक कै गो 5 है, जितना ये रूट है ना उसके लिए 2 करिए, 2 रूट मतलब 2 होता है, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 होता है। तो 16 मतलब कि ये हर में रह जाएगा और इसमें से एक कम अंश में हो जाएगा, यानी कि 15, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 5 के पावर 15/16 हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। कभी भी अगर ये इनफाइनाइट तक रहेगा तो आंसर यही हो जाएगा, जो अंक दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा, उसमें कुछ देखना ही नहीं है। और जब इसकी अंक सीमित कर दे, यानी कि 5 5 5 4 बार है, तो हम इसके लिए रूट के लिए 2 लेते हैं। तो 2 दूनी के 4, जितना भी रूट रहेगा, ये 2 हुआ ना, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 हो रहा है। तो 16 को आप हर में लिख देंगे और अंश में इससे एक कम रखेंगे, यानी 5 के पावर 15/16 हो गया। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आप भूलेंगे नहीं कभी। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 के पावर 15/16। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये लग रहा है कि 5 पूर्णांक 15/16 है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, आप इसको सुधार लीजिएगा, पूर्णांक जैसा टाइपिंग हो गया। ये 5 के पावर 15/16 है, ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ये सब पावर में दिया है, 5 के पावर 1/16, 5 के पावर 15/32, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है 5 के पावर 15/16 है, 5 पूर्णांक 15/16 नहीं है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि √y = √4 - √6 है।
तो वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 12 का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले वाई स्क्वायर यहाँ पे है, y का मान है, तो y का मान पाने के लिए इसके दोनों साइड हम वर्ग कर लेंगे। तो जब रूट का वर्ग करेंगे यानी कि रूट हट जाएगा, y इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 6, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 अंडर रूट ए बी मतलब 6 चौके कितना हो गया 24 हो गया। ठीक, 6 चौके 24। अब देखिए यहाँ y का तो वैल्यू निकल गया, अब वाई स्क्वायर पाने के लिए फिर हम इसका वर्ग कर लेंगे। y का मान निकल गया तो फिर इसका वर्ग करिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फिर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब इसका वर्ग करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब देखिए 2 दूनी के 4 और 24 चौके कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, तो ये 196 माइनस 2ab, तो 2ab मतलब 10 दूना 20 दूना 40 रूट 24 हो जाएगा। 2ab मतलब 10 गुना 20 गुना 24 हो जाएगा। ठीक, 10 गुना 20 गुना 40 हो जाएगा, तो 40 रूट 24 हो जाएगा। अब इस सभी मान को यहाँ रख दीजिए सिंपल, जैसे वाई स्क्वायर का मान आया है 196 माइनस 40 रूट 24 आया है, और माइनस 20 इंटू एक्स, वाई का मान देखिए कितना आया है 10 माइनस 2 रूट 24 और प्लस 12 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, छोटा सा इक्वेशन, छोटा सा ये कैलकुलेशन हुआ, ये देखिए 40 रूट 24 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 20 दहा के 200 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 20 दूना 40 रूट 24 हो जाएगा। ठीक, और प्लस 12 हो जाएगा। अब देखिए ये 40 रूट 24 खत्म हो गया। अगर इसको जोड़ते हैं तो 6 2 8 9 1 10 यानी कि 208 हजार है। ये प्लस प्लस वाला जोड़े तो 208 में से जब 200 घटाएंगे तो यानी फाइनली हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो 8 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए आप इसको घबरा कर छोड़ दिए होंगे, लेकिन देखिए कितना आसान है आपका। y का वैल्यू रूट अंडर y का वैल्यू दिया हुआ था, तो y का वैल्यू पाने के लिए एक बार जब वर्ग किए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 6 4 10 माइनस 2 रूट 24 हो गया। फिर से एक बार वर्ग किए क्योंकि y स्क्वायर मिल जाएगा, तो वर्ग करें तो y स्क्वायर इक्वल टू फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 10 दहा के 100 और 2 दूनी के 4 24 चौके 96 यानी 196 हो गया माइनस 2ab यानी 10 दूना 20 दूना 40 रूट 24 हो गया। अब ये मान और ये मान दोनों मान को इसमें रख दिए और छोटा सा कैलकुलेशन था, कटाए तो कितना घटा लिए तो 8000 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला 29 नंबर का है कि x और y का धनात्मक पूर्णांक है, x और y धनात्मक पूर्णांक है, और एक बात दिया है कि 3x बाई वाई इज इक्वल टू 4 है, तो बोला है हमें कि 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y का न्यूनतम मान निकालना है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर इसको तिरछा गुणा करते हैं तो ये क्या बन जा रहा है 3x इज इक्वल टू 4y हो जा रहा है, 3x इज इक्वल टू 4y हो जाएगा। तो देखिए इसका दो वैल्यू निकलेगा। अगर हम इस 3x को 4y से जब रिप्लेस कर दे रहे हैं, 3x को हम 4y से रिप्लेस करेंगे, 4y प्लस ये 4y इज इक्वल टू ये कितना हो गया 8y हो गया। और धनात्मक पूर्णांक होता है तो धनात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होता है 1 2 3 4 डैश डैश इंफिनिटिव तक रहता है। x और y दोनों धनात्मक पूर्णांक है, तो जब सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है तो y का मान 1 रखेंगे तो यहां से मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और एक और मिनिमम वैल्यू यहां से निकलेगा जब हम 4y को 4y के लिए 3x लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3x ये तो पहले से है ही, और 4y के लिए भी 3x लिख रहे हैं, तो 3 3 6 x आ रहा है। फिर x का सबसे मिनिमम पूर्णांक कौन सा रहेगा धनात्मक पूर्णांक 1, तो 1 रखेंगे तो यहाँ से 6 निकल रहा है। तो इन दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू जो हुआ 6 हुआ, तो 6 ही आंसर होना चाहिए। हमें न्यूनतम मान पूछा हुआ था तो न्यूनतम मान 6 होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। जो गलत दिया हुआ है आंसर नंबर डी दिया हुआ है, तो डी गलत दिया है। डी ऐसे किया है ना कि इस y को x को y में बदल दिया तब 8 आया हुआ है, और जब x को y को हम लोग x में बदलेंगे तो 6 आएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू तो 6 ही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। इसका आंसर जो है गलत दिया हुआ है, आप लोग सुधार लीजिएगा और अपना 1 नंबर बढ़ा लीजिएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ही हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा। आपको एकदम प्रूफ करके दिखा दिए। यहां से 3x बराबर 4y हुआ, तो अगर हम इस 3x को 4y लिखेंगे तो 4y 8y हुआ, और y का वैल्यू सबसे मिनिमम इंटीजर रखना है, तो सबसे छोटा इंटीजर 1 होता है, धनात्मक इंटीजर सबसे छोटा 1 होता है। इधर आएंगे तो 0 धनात्मक नहीं होता है, और इधर सब निगेटिव में आ जाएगा, तो सबसे छोटा 1 रखे तो 8 एकम 8 आ रहा है।
और जब y को हम x में बदल रहे हैं तो 3x और 4y के लिए 3x, तो यहाँ 6x और यहाँ 1 मान रख रहे हैं तो 6 कम 6 आ जा रहा है, तो मिनिमम 6 ही है, यही आंसर होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों के लिए कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जिसकी त्रिज्याएं 4 और 5 है, 4-5 सेंटीमीटर है और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 5 है। अच्छा एक बात बताइए कि एक का 4 है और दूसरे का 5 है, दूसरे का त्रिज्या कितना है 5 है और केंद्र के बीच की दूरी भी 5 है, इसका मतलब इससे स्पष्ट हो जा रहा है ना कि ये दोनों सर्कल जो है कट करेगा। ठीक, ये जब दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 5 है इसका मतलब ये इसके त्रिज्या के बराबर है और एक का जो है त्रिज्या 4 है तो ये 4 हो गया। ठीक, इससे ये स्पष्ट हो रहा है ना, अगर दोनों के त्रिज्याओं के योग से बड़ा रहता है दूरी, जैसे मान लीजिए यही 4 है 5 है और हमें डिस्टेंस दिया रहता है 13 दिया रहता है, इसका मतलब दोनों अलग अलग बनता है। लेकिन इसका 4 है छोटा वाला का, बड़ा वाला का 5 है और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी भी 5 है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कट करेगी। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को कट करती है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक यहां खींचा जाएगा एक यहां खींचा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा, ऑप्शन से मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए 4 कंडीशन होता है, आपको सब कंडीशन बता देते हैं। जब 2 सर्कल बाहर हो, दोनों टच नहीं कर रही हो तो 1 2 3 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जब दोनों बाहर से टच करे तो 1 2 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जब दोनों कट करे तो कट करेगी तो 1 और 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा जाएगी। और दोनों जब अंदर से टच कर रही हो तो अंदर से टच करेगी तो 1 खींचा जाएगा। और कोलिनियर हो यानी संकेंद्री हो तो 1 भी नहीं होगा। इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4 स्पर्श रेखा। यही 5 कंडीशन होता है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पूछता है। तो कंडीशन नंबर 2 हम लोग का इसमें पूछा हुआ था। स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि दोनों कट कर रही है, लेकिन जब हम फिगर बना रहे हैं इसका 4 है इसका 5 है और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 5 है, इसका मतलब कट करेगी। तो सिर्फ और सिर्फ जब कट करेगी तो 2 स्पर्श रेखा, जब बाहर से स्पर्श करेगी तो 3, बाहर रहेगी नहीं स्पर्श करेगी तो 4 और अंतः स्पर्श करेगी तो 1 और जब कोलिनियर होगी संकेंद्री होगी तो 0। यही 4-5 पूछता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्तों के बीच की दूरी √10 सेंटीमीटर है। तो सीधी, देखिए सीधी स्पर्श रेखा जब भी पूछेगा ना कि सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, तो देखिए एक फॉर्मूला ही होता है, डायरेक्ट आप ध्यान रखिएगा। सीधी स्पर्श रेखा इज इक्वल टू √d² R1 - R2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखिए, आपका 1 सेकेंड में बनेगा। देखिए d² मतलब d मतलब दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी जो है √10 है। √10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस R1 - R2 यानी कि बड़ा वाला 6 में से 5 गया 1 का वर्ग 1 हो गया, तो 10 में से 1 गया 9 और √9 का मान 3 सेंटीमीटर आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल, सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई d² - R1 - R2 का होल स्क्वायर। तो d² मतलब √10 का होल स्क्वायर 10 हो गया, R1 R2 यानी कि 6 है, ये 5 है, 6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर 1 यानी 9 का वर्गमूल 3 हो जा रहा है। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि x y से 60% अधिक है तो y x का कितना परसेंट, यानी कि देखिए x y से 60% अधिक, ये 100 है तो ये 160 हो जाएगा। तो अब बोला हुआ है ना हमें कि y x का कितना परसेंट है, यानी कि y जो 100 है वो x मतलब 160 का कितना परसेंट है, ये पूछा हुआ है हमें। तो कटा दीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 से कटाएंगे 4 चौको 16 और यहाँ 4 से 25 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि 25 5 कितना हो जाएगा 125/2 हो जाएगा। तो भाग दे दीजिए 2 से, तो 62.5% हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ये 60% अधिक है तो 100 160। तो अब बोला है कि y जो है x का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुणा कर लिया और कैलकुलेट कर लिए 62.5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है और शेष बचाता है। देखिए आय में से जब हम आय में से खर्च को घटा देते हैं तो ये बचत बचता है, ये सब लोग को पता है। ठीक, कि आय में से जब अपना खर्च घटाइएगा तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। उसके व्यय तथा बचत, देखिए अब व्यय यानी खर्च हो गया,
व्यय और बचत का रेशियो दिया हुआ है, व्यय और बचत का रेशियो कितना दिया है 6:1 दिया हुआ है। अब एक बात बताइए कि जब व्यय यानी खर्च और बचत दोनों को जोड़ देंगे तो ये आय नहीं मिल जाएगा, दोनों को जोड़िए तो यहाँ आय कितना मिल जा रहा है 6 1 7 हो जा रहा है। सिंपल सी बात, व्यय मतलब खर्च और बचत दोनों जोड़ेंगे तो हमारा आय हो जाएगा। अब यहां बोला है कि यदि राहुल की आय 42,000 रुपया है तो उसका व्यय यानी कि आय मतलब 7 का वैल्यू 42,000 दिया हुआ है। तो अब एक बात बताइए कि 7 का वैल्यू 42,000 यानी 1 यूनिट का वैल्यू 6,000 हो गया, कटा दिए तो पूछा क्या आपसे, तो उसका व्यय मतलब 6 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 36,000 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, व्यय बचत तो आय जोड़ दिए, तो 7 का वैल्यू 42,000, 1 का वैल्यू 6,000 हुआ, तो 6 का वैल्यू 36,000। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि अमन, कमल और रतन एक व्यापार शुरू करते हैं। देखिए अमन है, कमल और रतन व्यापार शुरू करते हैं, उनके निवेश का अनुपात, देखिए निवेश यानी पूंजी का अनुपात, निवेश का मतलब पूंजी कहते हैं, तो निवेश का अनुपात कितना है 12:4:3 है, ठीक। और उनके लाभ का अनुपात और लाभ का रेशियो दिया गया, देखिए लाभ का रेशियो दिया हुआ है 3:16:9 है, तो उनके निवेश की समय अवधि का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। हम लोग लाभ को किस रेशियो में बांटते हैं, जो लाभ कभी भी कोई व्यापार शुरू करेगा ना तो उसका लाभ किस रेशियो में बटाएगा, तो लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय के रेशियो में बांटा जाता है। यानी किसने जो है कितना पूंजी लगाया, कितने समय के लिए लगाया, दोनों को गुणा करेंगे और उस गुणनफल का जो रेशियो होगा ना उसी रेशियो में हम लाभ को बांटते हैं। तब एक बात बताइए, हमें अगर समय निकालना हो, यहां से अगर समय निकालना हो तो हम क्या करेंगे, समय निकालने के लिए हमें लाभ में क्या करना होगा, पूंजी से भाग दे देना होगा, लाभ में हमें पूंजी से भाग दे देना होगा। तो बहुत सिंपल हो गया, अगर यहां हमें समय निकालना है ना समय, तो लाभ में पूंजी से भाग देंगे यानी कि 3 में 12 से भाग देंगे, रेशियो 16 में 4 से भाग देंगे, लाभ में पूंजी से भाग देना है। फिर यहाँ 9 में हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। अब कटा दीजिए, देखिए 3 चौके 12, नीचे 4 आ जा रहा है, ये 4 चौके 16, ऊपर 4 आ जा रहा है, फिर 3 तिरिके 9 आ जा रहा है। अब इस 4 को हटाने के लिए 4 से सब में गुणा कर लेंगे, यानी यहाँ 1:4 चौके 16:4 हो जाएगा, यानी यही समय का रेशियो हो जाएगा 1:16:12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है आपका। अगर हमें पूंजी लाभ दिया गया है, समय का रेशियो निकालना है, तो समय, ये बात ध्यान रखिएगा, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, तो समय बराबर लाभ बटा पूंजी, यानी कि लाभ 3 है पूंजी 12 है, लाभ 16 है पूंजी 4 है, लाभ 9 है पूंजी 3 है, भाग देकर के तिरछा गुणा कर लिए तो ये 1 का 1 ही हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 3 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 विषयों में प्रथम 3 विषयों में सुमन के औसत अंक, देखिए 5 विषय है, मान लीजिए ABCDE 5 को विषय है, तो कह रहा है कि प्रथम 3 विषय यानी कि ये तीनों विषय का औसत जो है 81 है, तो 81 में 3 से गुणा कर लेंगे तो 3 एकम 3, 8 तिरिके 24, यानी 243 टोटल अंक निकल गया, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि अंतिम तीन मतलब कि ये वाला CDE, इसका औसत कितना दिया है, देखिए तो 74 दिया है, यानी 74 गुणे 3 कर लेते हैं तो 4 3 12 कर दो, हासिल 1, 7 तिरिके 21, 1 22 हो जाएगा, यानी कि 222 हो गया। तो इसका योग 222, इसका योग 243 हो गया। तो अब कह रहा है कि यदि तीसरा विषय 65 थे तो सभी विषयों के औसत अंक क्या होंगे। देखिए एक बात बताइए कि अब अगर इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, 3 2 5 आ जा रहा है, फिर 4 2 6 आ जा रहा है और 2 2 4 465 आ जा रहा है। अब बोला है कि तीसरा जो है ना ये 65 है। अब एक चीज देखिए, इसको हम 2 बार जोड़ ले रहे हैं, इधर से भी जोड़ ले रहे हैं, इधर से भी जोड़ना है, तो एक बार अगर इसमें से घटा लेते हैं 65, तो ये रियल जो होगा ना A + B + C + D + E, पांचों विषयों का योग कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। एवरेज पूछा हुआ है तो 5 को विषय है, 5 से भाग दे देंगे, यानी कि 80 जो हो जाएगा ना सही एवरेज होगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 8 40, जो कि
ऑप्शन नंबर डी में दिया है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से एक बार समझ लीजिए। प्रथम 3 का औसत 81, तो 81 तिहाई 243 हो जा रहा है। अंतिम 3 का औसत 74, 74 तिहाई कितना हो जा रहा है आपका, तो 222 हो जा रहा है। इन दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो 465 हो रहा है, जिसमें हम सी को 2 बार जोड़ रहे हैं, इधर से भी, और इसका 65 दिया है तो एक बार घटा लेंगे तो ये 400 हो जाएगा, सभी पांचों विषय का योग हो जाएगा। अब एवरेज पूछा है तो 5 से भाग दे दिया, 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए पढ़िए कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की रेट से देखिए 1 से 2 गुनी हो जाती है कितना साल में, 5 साल में। यहाँ पे ये बोला हुआ है कितना वर्ष में हो जा रही है, 5 वर्ष में हो जा रही है। ठीक, तो अब बोला हमें कि समान साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। यानी कि अब जो है 1 से कितनी गुनी होगी, 16 गुनी हो जाएगी। देखिए ध्यान दीजिए, ये 1 से 2 गुनी हो जा रही है, यानी कि यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, तो जो एसआई मिलेगा ना वो 1 यूनिट मिलेगा। तो यहाँ जब 1 से 16 गुनी होगी तो यहाँ ब्याज कितना यूनिट मिलेगा एसआई, तो यहाँ पे 15 यूनिट मिलेगा। जब 16 में से 1 घटा लेंगे, ये आपका मूलधन है और ये मिश्रधन है, तो मूलधन में से मिश्रधन में से मूलधन घटाए 15 हुआ, यहाँ मिश्रधन में से मूलधन घटाए 1 हुआ। और आपको ये बात पता होगा कि साधारण ब्याज जो मिलता है हर साल का बराबर मिलता है। तो अगर ये 5 वर्ष में, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 5 वर्ष में एक साधारण ब्याज मिल रहा है, तो हमें यहाँ बोला हुआ है कि कितने वर्ष, 16 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। एक बात पता होगा कि साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है, इक्वल होता है। अगर यहाँ एक साधारण ब्याज मिला है 5 साल में, तो ये 15 साधारण ब्याज कितना साल में मिलेगा, तो 75 वर्ष में मिलेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए ये इसका 5 गुना है तो ये भी इसका 5 गुना लगेगा, सिंपल सी बात हो गई। ये बात समझ में आ गई। ये सबसे आसान तरीका है इस तरह के क्वेश्चन का निकालने का, साधारण ब्याज वाला होगा तब। ठीक, 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि एक साधारण ब्याज मिल रहा है 5 वर्षों में, तो कितने वर्षों में 16 गुना होगा, यानी कि 15 साधारण ब्याज मिलेगा। तो जब एक साधारण ब्याज 5 वर्ष में मिल रहा है तो 15 साधारण ब्याज कब मिलेगा, तो 75 वर्ष में मिलेगा। यही आंसर होगा। देखिए इसका एक और होता है, फॉर्मूला भी होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं कि T1 बट्टा T2 इज इक्वल टू T1 बट्टा T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 बट्टा N2 माइनस 1 हो जाता है। डायरेक्ट इसे फॉर्मूला से भी निकल सकता है। T1 मतलब 5 वर्ष में, और ये 15 वर्ष दिए हुए। ठीक, 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो समान कितने वर्ष में होगी, यहाँ समय हमें नहीं पता है, T2 हमें नहीं पता है, बराबर। अब देखिए यहाँ 2 गुनी दिया है तो 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। यहाँ 16 गुनी यानी कि 16 में से 1 गया 15 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर लीजिए, T2 इज इक्वल टू 15 × 5 = 75 वर्ष हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, T1/T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। N1 मतलब 2 गुनी 3 गुनी 5 गुने, तो T1 यहाँ 5 वर्ष दिया हुआ है, T2 हमें पता नहीं है। N1 मतलब 2 गुनी हो रही है तो 2 में से 1 गया 1, यहाँ 16 गुनी तो 16 में से 1 गया 15, तिरछा गुणा कर लिए 75 हो जाएगा। तो दोनों में से आप कोई भी ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला हुआ है कि पंकज एक पतलून को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह पतलून को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, 9 रुपया अधिक में बेचा होता, तो उसे 15% लगता। कि बहुत आसानी तरीका से इसको बताते हैं बनाने का। जैसे हम क्रय मूल्य CP1 100 मान लेते हैं, तो SP1 क्या हो जाएगा, SP1 जो हो जाएगा 10% हानि पर बेच रहे हैं, 90 हो जाएगा। 100 में खरीदा और 90 में बेच दिया। ठीक, 10% हानि पर। अब कह रहा है यदि वह पतलून को 20% कम मूल्य पर खरीदा रहता है, यानी कि CP जो 2 है ना, CP2 इससे जो है 20% कम मूल्य पर खरीदा होता है, यानी कि 80 पर खरीदा होता है, और 9 रुपया अधिक में बेचता। अभी 9 रुपये का बात हम बाद में करेंगे। 9 रुपया अधिक में बेचता होता है तो उसे 15% का लाभ होता है, यानी कि इसमें अब 15% जब लाभ निकालेंगे तो 115/100 ये क्या निकल जाएगा, आपका SP2 निकल जाएगा। तो अब देख लीजिए 0 से 0 कट गया, 5 से कटाएंगे 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 3 15, 2 से कटाएंगे 2 चौके 8, यानी 4 3 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9, यानी 92 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पहले विक्रय मूल्य 90 था, अब 92 हो गया, यानी कितना अधिक में बेच रहा है, तो 2% अधिक में बेच रहा है। और क्वेश्चन में यही 2% का वैल्यू 9 रुपया दिया हुआ था कि 9 रुपया अधिक में बेचा होता। 2% का वैल्यू 9 रुपया हो गया, तो कह रहा है कि पतलून का क्रयमूल्य मतलब 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 50 गुना है, यानी कि अच्छा है ऐसे भी कर सकते हैं, 9/2 × 100 हो जाएगा, तो 2 से कटाएंगे 50, यानी 9 × 5 = 45,
450 रुपया क्रैमुल था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्रैमुल 100 माने तो विक्रयमूल्य 10% हानि पे बेचा था तो 90 हो गया। अब कह रहे हैं कि अगर 20% कम में खरीदा होता, यानी 80 में खरीदा होता और 9 रुपया अधिक में बेचा होता, रुपया की चर्चा बाद में, तब उसे क्या होता, 15% का लाभ होता। तो 80 पे 15% लाभ यानी कितना हो जा रहा है, 92 रुपया हो जा रहा है। यहाँ कितना अधिक में बेच रहा है, तो 90 और 92 बेचा, यानी 2% के अधिक में बेच रहा है। इसी 2% का वैल्यू 9 रुपया है, तो हमें क्रैमुल पूछा हुआ है 100 है, तो 100 का वैल्यू निकाल लिए, 450 रुपया हो जाएगा। सबसे आसान तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि फिक्स प्राइस और सेलिंग प्राइस एसपी का रेशियो दिया गया है, दोनों का रेशियो कितना दिया है, 14:11 दिया हुआ है। तो कह रहा है तो छूट का प्रतिशत, देखिए कभी भी छूट दिया जाता है ना फिक्स प्राइस पे दिया जाता है, तो इस पे कितना का छूट मिला है, 3 का छूट मिला है। किस पर, 14 पर। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। अगर कटाते हैं तो यहाँ 50 हो जा रहा है, यहाँ 7 हो जा रहा है, यानी 50 से गुणा करिए, 5 3 15, 150/7 दशमलव में दिया है। अब भाग दे दीजिए, तो 7 दूना 14, 1 15 बचा, फिर 7 एकम 7, 3 10 बच रहा है, यानी कि 7 चौक 28, 29 30, 7 दूना 14, यानी 21.42% देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है, तो बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान है। फिक्स प्राइस पर यहाँ 3 का छूट मिल रहा है, किस पे, 14 पे, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि √23 माइनस √21, ये एक साथ है। √19 माइनस √17, √21 माइनस √19 को हमें घटते क्रम में लिखना है, यानी कि घटते क्रम में, मतलब बड़ा से छोटे की ओर जाना है हमें घटते क्रम में। तो देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर दो संख्याएं वर्गमूल में दो दी हो और बीच में माइनस का चिन्ह लगाओ और दोनों का अंतर बराबर हो, देखिए 23 में से 21 गया 2, 19 में से 17 गया 2, 21 में से 19 गया 2, सब में 2 का अंतर है। तो अगर इसमें पूछ दे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसा बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर घटते क्रम में लिखें। तो जब भी ऐसा दिया हो, यानी कि दो संख्याएं रूट में दी गई है, दोनों का अंतर बराबर हो, 2 का नहीं, 3 3 4 4 5 5, यानी अंतर बराबर होना चाहिए। तो जब भी अंतर बराबर होता है तो ऐसे में जो संख्याएं बड़ी होती है, जो आपको देखने में लगेगा कि बड़ी है, वो छोटी हो जाएगी, जो छोटी रहेगी वो बड़ी हो जाएगी। यानी इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, छोटा देखने में आपको कौन लग रहा है, 19 17, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। यानी कि हमें घटते क्रम में लिखना है तो इसको सबसे पहले लिखना होगा, √19 माइनस √17, ये सबसे बड़ी हो गई। इसके बाद कौन आएगा, तो ये 21 वाला आएगा बीच में, √21 माइनस √19 हो जाएगा। अब इस सबसे जो छोटी होगी कौन हो जाएगी, तो √23 माइनस √21 हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। घटते क्रम में मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 19 17 फिर 21 19, फिर यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, जब भी दोनों वर्गमूल में दी गई हो, दोनों का अंतर सेम हो, बीच में माइनस चिन्ह लगा हो, तो जो सबसे छोटी रहेगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। बीच में ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, यानी ये इसका कौन सा हो गया, घटते क्रम में हो गया, घटते क्रम हो गया। अगर पूछा रहता सबसे बड़ी क्या होगी, तो ये वाली हो जाती। सबसे छोटी कौन होगी, तो ये वाली। जो बड़ा देखने में लगे वो सबसे छोटा होगा, जो छोटा लगेगा वो सबसे बड़ा होगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 40 नंबर कह रहा है कि एक्स वाई मिलकर के 5 दिन में, एक्स वाई मिलकर किसी काम को 5 दिनों में करते हैं, वाई जेड मिलकर 6 दिनों में करते हैं, और जेड एक्स मिल करके 15/2 दिनों में करते हैं। ठीक, 15/2 दिन। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क क्या होता है ना, इनके टाइम का एलसीएम, यानी 5 कुछ भी नहीं है, नीचे तो 1 है, तो 5/1 6/1 15/2, यानी ऊपर का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। 30 ऊपर का एलसीएम हो जाएगा, नीचे का एचसीएफ यानी 1 हो जाएगा। कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। ये टाइम हो गया। तो अब क्षमता कैसे निकालेंगे, तो इसको भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 6, 6 से भाग देंगे 5, 15/2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, क्षमता निकल गया। अब बोला है हमें तो एक्स वाई जेड मिल करके कितने दिनों में करेंगे, यानी एक्स वाई जेड का क्षमता निकालना है, तीनों का क्षमता। तो एक बात बताइए कि अगर इन तीनों को जोड़ते हैं 6 5 11 और 4 कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। तो ये जो 15 जोड़े हैं इसमें देखिए एक्स और एक्स, यानी 2 गो एक्स है, वाई वाई 2 गो वाई है, जेड जेड 2 गो है, यानी इसे जब 2 से भाग दे देंगे ना, तो ये आपका निकल जाएगा एक्स वाई जेड का एफिशिएंसी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्षमता का योग निकल जाएगा। उम्मीद करते
तो ये बात समझ गए होंगे। इन तीनों को जोड़े तो 6 4 10 5 15/2 इसलिए करे क्योंकि दोनों 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, सब 2 बार आ रहा है, तो 2 से भाग दे दिए, अर्थात एक्स वाई जेड का क्षमता 15/2 हो गया। तो एक्स वाई जेड तीनों मिल करके 30 काम है, इसे 15/2 की क्षमता से करेंगे तो 15 दूना 30 यानी 2 दूनी के 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेशन एल और एम के बीच की दूरी 180। देखिए ये एल है और ये एम है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर है। ठीक, अब कह रहा है पहली रेलगाड़ी की गति दूसरी रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी कि ये अगर x है तो ये x प्लस 10 है, x प्लस 10 है, दोनों का ये जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। ये इधर से चल रही है, ये इधर से आ रही है। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चलती है तो समय बराबर दूरी कितना है? 180 और बट्टा सापेक्षिक चाल होता है, चाल जुड़ जाता है। जब दोनों का डायरेक्शन विपरीत होता है तो सापेक्षिक चाल निकालना हो तो जुड़ जाता है चाल, और एक ही दिशा में जा रहे होते हैं तो घट जाता है। तो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो जुड़ जाएगा, यानी कि 2x प्लस 10 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये अगर कटाते हैं तो 9 दूना 18 20 हो गया, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 20 में से 10 गया 10 हो जाएगा, यानी x बराबर 5 हो जा रहा है। तो ये बोला है धीमी गति वाली रेलगाड़ी का चाल क्या होगा? तो ये 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर स्पीड वाला का पूछा रहता तेज वाला का तो 15 किलोमीटर पर आवर हो जाता। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 43 44 45 जो है पाई चार्ट से रिलेटेड है। ठीक, पाई चार्ट में क्या कर रहा है कि यह पाई चार्ट देश के सूखे मेवों के कुल वार्षिक उत्पादन का मूल्य दर्शाता है। तो इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब इसका अध्ययन करिए, सब दर्शाया हुआ है, बादाम काजू सबका जो है औसत मूल्य किस में दिखाया है? मूल्य जो है लाख रुपए में दर्शाया गया है, यानी कि जो किशमिश का है 600 लाख है, 800 लाख है, सब लाख रुपए में। ठीक, तो अब पढ़िए क्वेश्चन 42 नंबर, देखिए क्या कर रहा है। किस सूखे मेवे का वार्षिक उत्पादन का मूल्य सबसे अधिक है? देखिए सबसे अधिक कौन से? 950 सूखा आलू बुखारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 नंबर कह रहा है कि देश में वार्षिक सूखे मेवे के उत्पादन का कुल मूल्य कितना है? यानी कि सबको जोड़ दीजिए। देखिए 9 4 13 3 13 3 16 5 21 8 29 और 6 35 और 9 45 35 और 9 कितना हुआ? 44 44 और ये 50 और ये 50 मिलकर 45, यानी कि 45,000 टोटल जो है 45,100 जो हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो 4500 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबको जोड़ देना था, सिर्फ टोटल उत्पादन पूछ रहा था, सबको जोड़ देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पूछा हुआ है कि खजूर का उत्पादन करने वाले का केंद्रीय कोण पूछा है, यानी खजूर का केंद्रीय कोण। अच्छा एक बात बताइए, अभी सब जोड़े थे तो कितना आया था? 450 आया था, और 4500 4500 का वैल्यू टोटल कितना बनता है? केंद्र पर कोण 360 डिग्री का बनता है, यानी 4500 का वैल्यू 360 है तो 400 का वैल्यू हमें निकाल लेना है, कितना डिग्री बनेगा? यानी 360 बट्टा 4500 गुणे 400 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 चौके 36, यानी 40, फिर 5 से कटाएंगे 5 8 40, यानी 8 चौका 32 डिग्री बन जाएगा। जो खजूर का है 32 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। बोला हुआ है हमें 45 नंबर कह रहा है कि बोला है हमें कि अगर उत्पादन किए जाने वाले बादाम का औसत मूल्य 800 रुपये प्रति केजी है। देखिए बादाम का औसत मूल्य 800 रुपये प्रति केजी, यानी कि औसत मूल्य 800 रुपये प्रति केजी। पहले तो आप देखिए कि कितना जो है रुपया इससे उत्पादित हुआ, तो 800 लाख, यानी 800 और लाख का मतलब कि 1 पर 5 जीरो से गुणा कर लीजिए, टोटल इतना का जो है अर्निंग हुआ है। और इसका औसत मूल्य 800 रुपये कह रहा है, तो 800 से भाग दे देंगे तो इसका नहीं निकल जाएगा, कह रहा है कितने केजी का उत्पादन हुआ, यानी कि औसत मूल्य 800 है तो 800 से भाग दे दीजिए। सबसे पहले तो हम ये यहाँ देख रहे हैं कि 800 लाख का ये यहाँ पे अर्निंग हुआ है इसे बादाम से, और औसत मूल्य 800 रुपये प्रति केजी है, तो 800 से भाग दे दिए, 800 800 खत्म, यानी कितना केजी का उत्पादन हुआ है? तो 1 लाख केजी का उत्पादन हुआ है। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो 2 2 4 1 5
ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ना, 2 2 4 1 5, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 800 गुणे 1 लाख इसलिए किए कि ये सब जो ऑप्शन में दिया हुआ है ना, ये बोला हुआ है कि लाख रुपए में है, तो 800 लाख में हम 800 प्रति केजी औसत उत्पादन है, इसे भाग दे दिए तो ये 1 लाख केजी का उत्पादन हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्राफ अब आपका खत्म हो गया, 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, 42 43 44 45 46। देखिए एक आयत के भुजा की लंबाई, देखिए ये आयत है, इसके भुजा की लंबाई दिया हुआ है 10 और विकर्ण दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। विकर्ण कितना दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है। तो कह रहा है तो इसकी दूसरी भुजा की लंबाई देखिए बहुत सिंपल है, 5 12 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 13 दूना 26 है और ये 5 दूना 10 है। इसका 2 गुना इधर 10 दिया हुआ है, इसका 2 गुना 26 दिया हुआ है, तो ये 12 का 2 गुना 24 हो जाएगा। अर्थात एक जो भुजा होगा ना, इसकी दूसरी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि इसके एक भुजा की लंबाई, ये यहाँ मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है उससे, ये 10 यहाँ हो जाएगा, ये 24 यहाँ, ये बड़ा निकल रहा है तो लंबाई बड़ा होता है, यानी सिंपल सी बात हुई। ये 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो 5 का 2 गुना 10, 12 का 2 गुना 24 और 13 का 2 गुना 26, तो ये आपका 10 और 26 दिया हुआ है, तो ये जो भुजा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 47 नंबर की एक अर्धवृत्त का परिधि, देखिए अर्धवृत्त की अगर परिधि की बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई आर का आधा, यानी कि पाई आर प्लस 2r होता है। ये r प्लस 8 कितना हो जाएगा? 2r। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं r, तो पाई का मान 22/7 निकाल लेते हैं प्लस 2, तो ये देखिए 7 दूना 14 और 22 कितना हो जाएगा? 36। 36/7 r जो होता है ना, डायरेक्ट आप ध्यान रखिएगा, 36/7 r जो होता है अर्धवृत्त का परिधि होता है, और ये कितना दिया हुआ है? 144 हो जाएगा। तो देखिए 36 से ये कटा दीजिए, 6 चौके 24, 4 3 12, यानी 36 तिहाई जो हो रहा है, 36 चौके हो जा रहा है, 6 चौके 24 का 4 2 4 3 12, 36 चौके 144। अब इधर गुणा कर लेंगे तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 हो जाएगा। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 हो जाएगा। क्या पूछा था हमें कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो 28 सेंटीमीटर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 48 में बोला है कि 21 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। देखिए ये बेलन है एक, इसका ऊंचाई जो है हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर और व्यास मतलब त्रिज्या आधा हो जाएगा, जो त्रिज्या है 21/2 सेंटीमीटर है। व्यास 22 दिया हुआ था, 21 दिया हुआ था, तो उसका आधा कर लीजिए, त्रिज्या 21/2 हो जाएगा। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल आपको ध्यान में होना चाहिए कि कर्व एरिया जो होता है, बेलन का कर्व एरिया होता है 2 पाई आर एच होता है। तो सिंपल 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या 21/2 गुणे ऊंचाई 10 है। अब देखिए 7 से कटा लेंगे, 7 तरीके 21, 2 से ये 2 खत्म हो गया, 22 3 66, यानी कि 660 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा ना, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा, कर्व एरिया हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये सब फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मेंसुरेशन का टोटल फार्मूला पता होना चाहिए। इसका कर्व एरिया होता है 2 पाई आर एच, तो सिर्फ रख दीजिए 660, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर की 1/2 और sec 30 का वैल्यू पूछा। देखिए बहुत सिंपल है, 1/2 और sec 30 का मान आपको पता होना चाहिए। cos 30 का मान होता है √3/2, तो उलट दीजिए 2/√3 हो जाएगा, यानी कि अब जोड़ दीजिए, सिर्फ एलसीएम 2√3 हो जाएगा और 2 से 2 कटा, यानी कि यहाँ √3 माइनस, अब देखिए √3 से √3 कटा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। √3 - 4/2√3 ऑप्शन से देख लीजिए, √3 - 4/2√3 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा था, sec 30 का मान 2/2√3 रख लिए और सिर्फ घटा लेना था, ऑप्शन नंबर डी आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। बोला हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। देखिए एक समकोण त्रिभुज की बात किया हुआ है, बी पर समकोण है ए और इधर मान लीजिए सी हो जाएगा, ये बी पर समकोण है। अब बोला हुआ है कि यदि sec A SEC sec A इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका? तो 25/7 दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए कि sec थीटा बराबर होता है h बट्टा आपका b हो जाता है, cos का उल्टा h/b। तो h a के लिए, इसके लिए h मतलब h तो यही रहेगा, तो ये कितना है आपका? 25 है। और b, अब देखिए इसके लिए b कौन सा हो जाएगा? तो ए बी, तो ये b कितना है आपका? 7 है। ये 25 दिया है, ये 7 दिया हुआ है, यहाँ से h का वैल्यू 25 और b का वैल्यू 7 हो गया। ठीक, तो अब कह रहा है कि यदि
ए बी इज इक्वल टू 14, ये दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 14, क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है हमें कि बीसी का मान निकाले, बीसी का मान। अच्छा एक बात बताइए कि आपको ट्रिपलेट पता है कि 7 24 25 होता है, 7 24 25 ट्रिपलेट बहुत आसान है, 4-5 को ट्रिपलेट होता है, बताया भी आपको। 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 7 का ये 2 गुना 24 है, तो 7 का 2 गुना 14 हो जा रहा है, तो 24 का 2 गुना 48 हो जाएगा, अर्थात BC इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 7 का 2 गुना 14 हो गया, तो ये 24 का 2 गुना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अगर हमें पूछता कि AC कितना हो जाएगा, तो 25 का 2 गुना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग 50 क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन करके सबका सॉल्यूशन किए, बहुत आसान था ये सेट। इसमें आपका 45 प्लस जो है मार्क्स आना चाहिए, 45 प्लस आना चाहिए। वैसे तो 40 प्लस सभी लोग का आना चाहिए, ठीक, 40 प्लस सब लोग का आना चाहिए। रेगुलरिटी आप लोग बनाए रहिए, रेगुलरिटी बनाइए, प्लस घर पे प्रैक्टिस करिए, एनालिसिस करिए, सबसे जरूरी ये सब चीजें हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं डिस्कशन अच्छा लगा होगा, दोस्तों में शेयर करिए ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग जुड़े और टेस्ट दे और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। ठीक, आप लोग प्रैक्टिस करिए और एनालिसिस करिए, डिस्कशन करिए, हर चीज़ करिए जिससे आपका जो है मार्क्स बढ़ेगा। ठीक, तो ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।